दोस्तों नमस्कार। दोस्तों एनसीईआरटी श्रृंखला के अंतर्गत आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे 7वीं कक्षा के विज्ञान का अध्याय 3 रेशों से वस्त्र तक। इस अध्याय के अध्ययन से आप जान पाएंगे रेशे या फाइबर क्या होते हैं, इनके प्रकार कौन कौन से होते हैं। इसके अलावा ऊन और रेशम कैसे प्राप्त किया जाता है, इसके बारे में विस्तार से जानकारी। तो आइए शुरू करते हैं आज का अध्याय एनसीईआरटी विज्ञान 7th क्लास का अध्याय 3 रेशों से वस्त्र तक। दोस्तों पिछली कक्षा में आपने पढ़ा था कि ऊन और रेशम जो है वो जंतुओं से प्राप्त होते हैं और पादप या पौधों से कुछ रेशे प्राप्त होते हैं, जैसे जूट, कपास और पटसन इत्यादि। दोस्तों जंतुओं से जो रेशे प्राप्त होते हैं उनको जांतव रेशे कहा जाता है और ऊन के रेशे या फाइबर भेड़ अथवा याक के बालों से प्राप्त किए जाते हैं। रेशम के फाइबर जो है वो रेशम कीट के कोकून से प्राप्त होते हैं। और दोस्तों भेड़ के शरीर के किस भाग में फाइबर मिलते हैं और इन रेशों को ऊन में कैसे बदला जाता है, जिससे हम स्वेटर बुनने के लिए बाजार से खरीदते हैं, तो इसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहले आइए जंतु से प्राप्त होने वाले रेशे ऊन और रेशम के संबंध में सबसे पहले ऊन के बारे में जानते हैं। दोस्तों भेड़, बकरी, याक और कुछ अन्य जंतुओं से ऊन प्राप्त किया जाता है। ऊन प्राप्त करने वाले इन जंतुओं के शरीर जो होते हैं वो बालों से ढके होते हैं। और इन जंतुओं के आवरण पर बालों की मोटी परत क्यों होती है? दोस्तों बालों के बीच अधिक मात्रा में वायु आसानी से भर जाती है। वायु ऊष्मा की कुचालक होती है, इस कारण बाल जो होता है इन जंतुओं को गर्म रखते हैं। ऊन इन रोएदार रेशों से प्राप्त किया जाता है। दोस्तों एक क्रियाकलाप आपको करना है, अपने शरीर, बाह और सिर के बालों को छूकर आपको अनुभव करना है कि क्या आपको उनमें अंतर लगता है। दोस्तों कुछ बाल मोटे, रूखे प्रतीत होते हैं और कुछ मुलायम। और हमारी ही तरह जैसे हमारे बाल मोटे, रूखे और कठोर प्रतीत होते हैं, उसी प्रकार भेड़ की रोएदार त्वचा पर दो प्रकार के रेशे होते हैं। एक होता है दाढ़ी के रूखे बाल और त्वचा के निकट अवस्थित तंतु रूपी मुलायम बाल। दोस्तों तंतु रूपी जो बाल होते हैं उनको ऊन बनाने के रेशे उन्हीं से प्राप्त किया जाता है। और भेड़ों की कुछ नस्लों में केवल तंतु रूपी मुलायम बाल ही होते हैं और इनके जनकों का विशेष रूप से ऐसी भेड़ों को जन्म देने के लिए चयन किया जाता है जिनके शरीर पर सिर्फ मुलायम बाल हों। तंतु रूपी मुलायम बाल जैसे विशेष गुणयुक्त भेड़ें उत्पन्न करने के लिए जनकों के चयन की प्रक्रिया वर्णात्मक प्रजनन कहलाती है। देखिए घने बाल वाली एक भेड़ दर्शाई गई है। दोस्तों ऊन प्रदान करने वाले जंतु कौन कौन से हैं, यानी किन किन जंतुओं से ऊन प्राप्त किया जा सकता है। हमारे देश के विभिन्न भागों में भेड़ों की अनेक नस्लें पाई जाती हैं। भेड़ों की ऊन ही ऊन का एकमात्र स्रोत नहीं है, लेकिन बाजार में जो सामान्य रूप से उपलब्ध ऊन होता है वो भेड़ द्वारा प्राप्त ऊन होती है। और याक की ऊन तिब्बत और लद्दाख में प्रचलित है। यहाँ पर देखिए याक का चित्र दिया गया है जिसका शरीर बहुत बड़े बड़े रोएदार बालों से ढका हुआ है। ये जो है पर्वतीय क्षेत्रों में या ऊंचे अक्षांशों पर पाए जाते हैं। तिब्बत और लद्दाख में याक की ऊन विशेष रूप से प्रसिद्ध है। इसके अलावा भेड़, याक के अलावा बकरी के बालों से भी ऊन प्राप्त की जाती है और अंगोरा ऊन जो है उसे अंगोरा नस्ल की बकरियों से प्राप्त किया जाता है। ये अंगोरा नस्ल की बकरियां जम्मू और कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती हैं और कश्मीरी बकरी की त्वचा के निकट मुलायम बार या फर होते हैं। इनसे बेहतरीन शालें बनाई जाती हैं जिनको कि पश्मीना शाल कहा जाता है। यहाँ पर देखिए एक अंगोरा बकरी है जो कि बहुत मात्रा में जो रेशों से लदी हुई है और उसके अलावा यहाँ पर एक सामान्य बकरी दिखाई गई है। दोस्तों ऊंट के बालों का उपयोग भी ऊन के रूप में किया जाता है। आपने जान लिया सबसे अधिक मात्रा में भेड़ का बाल, उसके बाद याक का बाल और फिर बकरियों का बाल ऊन के रूप में प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर देखिए ऊंट दिखाया गया है। दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाले लामा और एल्पेका, लामा एक जीव है दोस्तों, दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है, और एल्पेका, तो लामा और एल्पेका से भी ऊन प्राप्त होती है। दोस्तों आपको एक क्रियाकलाप करना है, इन जंतुओं के चित्र एकत्र करना है जिनके बालों का उपयोग ऊन के रूप में किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों अपनी क्षेत्रीय और देश की अन्य भाषाओं में भेड़, बकरी, ऊंट और याक को किस नाम से जाने जाते हैं?
इसके बारे में आपको पता लगाना है। अब आइए देखते हैं दोस्तों, रेशों से ऊन कैसे बनता है। दोस्तों, ऊन प्राप्त करने के लिए भेड़ों को पाला जाता है। उनके बालों को काटकर उन्हें फिर संसाधित करके ऊन बनाई जाती है। सबसे पहले भेड़ पालन और प्रजनन के बारे में जानते हैं। दोस्तों, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के पहाड़ी क्षेत्रों अथवा हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात के मैदानी क्षेत्रों की यात्रा करें तो आप गडेरियों के भेड़ों के झुंडों को चराने के लिए ले जाते हुए देख सकते हैं। भेड़ शाकाहारी होती हैं और घास और पत्तियां पसंद करती हैं। और भेड़ पालक जो पालने वाला है, उन्हें हरे चारे के अतिरिक्त दाल, मक्का, ज्वार, खली, या जो खली उसे कहते हैं, बीज में से तेल निकाल लेने के बाद बचा ठोस पदार्थ जो है वो खली कहलाता है, और खनिज भी खिलाते हैं। सर्दियों में भेड़ों को घरों के अंदर रखा जाता है और उन्हें पत्तियां, अनाज और सूखा चारा खिलाया जाता है। हमारे देश के अनेक भागों में भेड़ों को ऊन के लिए पाला जाता है। भेड़ों की कुछ नस्लों के नाम दिए गए हैं आगे एक चित्र में, और उनके प्राप्त होने वाली ऊन की गुणवत्ता को भी दिखाया गया है। दोस्तों, भेड़ की कुछ नस्लों के शरीर पर बालों की घनी परत होती है, जिससे बड़ी मात्रा में अच्छी गुणवत्ता की ऊन प्राप्त होती है। और इन भेड़ों को वर्णात्मक प्रजनन के द्वारा उत्पन्न किया जाता है, जिनमें से एक जनक किसी अच्छी नस्ल की भेड़ होती है। पाली गई भेड़ के शरीर पर बालों की घनी वृद्धि हो जाती है, तो ऊन प्राप्त करने के लिए उसके बालों को काट लिया जाता है। उसके बाद उन रेशों को संसाधित किया जाता है। और देखिए, ऊन की कटाई जिसको कहते हैं, पहला चरण ये होता है कि भेड़ के बालों की त्वचा की पतली परत के साथ शरीर से उतार लिया जाता है। इसे ऊन की कटाई कहा जाता है। और भेड़ के बाल उतारने के बाद उसी प्रकार की मशीन का उपयोग किया जाता है जैसे नाई द्वारा बाल काटने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। सामान्य रूप से देखा जाए तो बालों को गर्मी के मौसम में काटा जाता है, ताकि भेड़ बालों के सुरक्षात्मक आवरण के न रहने पर भी जीवित रह सके। बाल ऊनी रेशे प्रदान करते हैं, और इन्हीं ऊनी रेशों को संसाधित करके ऊन का धागा बनाया जाता है। ऊन उतारने के दौरान भेड़ को कोई विशेष कष्ट नहीं होता है, जैसे कि आपको बाल काटने अथवा आपके पिताजी की दाढ़ी बनवाने में नहीं होता है। दोस्तों, त्वचा की सबसे ऊपरी परत वाली परत अधिकांशतः मृत कोशिकाओं से बनी होती है, और इसलिए जो है बाल काटते समय अत्यधिक या कष्ट नहीं होता है। इसके साथ ही भेड़ के बाल फिर से उगाते हैं, जैसे कि हमारे बाल उगते हैं। यहाँ पर देखिए, भेड़ की ऊन उतारने की प्रक्रिया, टंकियों में अभिमार्जन, उसके बाद मशीन द्वारा अभिमार्जन और ऊन का धागा बनाया जाना, इन सारी प्रक्रियाओं को दर्शाया गया है। यहाँ देखिए, एक चार्ट में भेड़ की नस्ल, ऊन की गुणवत्ता और वह राज्य जहाँ पाई जाती है उसका वर्णन दिया गया है। तो लोही नस्ल है दोस्तों भेड़ की, ये अच्छी गुणवत्ता की ऊन देती है, राजस्थान और पंजाब में पाई जाती है। रामपुर बुशायर ये भूरी ऊन प्रदान करती है, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में है। नाली या नली प्रजाति ये गलीचे की ऊन प्रदान करती है, राजस्थान और हरियाणा तथा पंजाब में। बाखरवाल जो प्रजाति है ऊनी शाल के लिए, ये जम्मू और कश्मीर में पाई जाती है। मारवाड़ी मोटी रुक्ष, मोटी या खुरदुरी ऊन के लिए गुजरात में पाई जाती है, और पाटनवाड़ी होजरी के लिए ये गुजरात में पाई जाती है। दोस्तों, ऊन को आपने जान लिया किस प्रकार से ऊन बनाया जाता है। देखिए, संसाधित करने के लिए त्वचा सहित उतारे गए बाल को टंकियों में डालकर अच्छी तरह से धोया जाता है, जिससे कि उनकी गंदगी, चिकनाई, धूल और गर्त निकल जाए, और इस प्रक्रिया को अभिमार्जन कहते हैं। और आजकल ये जो अभिमार्जन या सफाईकरण का जो कार्य है, इसे मशीनों द्वारा किया जाता है। तीसरा चरण होता है अभिमार्जन के बाद इनकी छटाई की जाती है, और चौथे चरण में इन बालों को सुखाया जाता है, जिससे पहले बालों में से छोटे छोटे कोमल और फूले हुए रेशों को निकाल लिया जाता है, जो बर कहलाते हैं। ये वही बर होते हैं जो कभी कभी आपके स्वेटर पर एकत्रित हो जाते हैं। इसके बाद रेशों का पुनः अभिमार्जन करके उन्हें सुखा लिया जाता है, और प्राप्त उत्पाद ही धागों के रूप में काटे जाते हैं। पांचवें चरण में रेशों की विभिन्न रंगों में रंगाई की जाती है, क्योंकि भेड़ और बकरी की ऊन सामान्य रूप से काली, भूरी अथवा सफेद होती है। इसके अलावा जो इसका अंतिम चरण होता है, इसको रीलिंग कहते हैं। इन रेशों को सीधा करके सुलझाया जाता है और फिर लपेट कर उनसे धागा बनाया जाता है। लंबे रेशों को काटकर स्वेटर की ऊन के रूप में, और अपेक्षाकृत छोटे रेशों को काटकर ऊनी वस्त्र बुनने में उपयोग किया जाता है।
दोस्तों, ऊन हमारे देश में अनेक व्यक्तियों के लिए जीविकोपार्जन का महत्वपूर्ण साधन भी होता है, लेकिन छँटाई जो करने वाले लोग हैं, उनका कार्य बहुत ही जोखिम भरा हुआ है, क्योंकि कभी-कभी वे एंथ्रेक्स नामक जीवाणु द्वारा संक्रमित हो जाते हैं, जो कि एक घातक रक्त रोग का कारक है, जिसे सोल्डर्स रोग भी कहा जाता है। और किसी भी उद्योग में कारीगरों द्वारा ऐसे जोखिमों को झेलना व्यावसायिक संकट कहलाता है। व्यावसायिक संकट क्या है? तो ये आप इस ऊन की प्रक्रिया में जान लिए कि किस प्रकार से लोगों को इससे हानि होती है। ऊन के बाद आइए देखते हैं रेशम के बारे में। दोस्तों, रेशम या सिल्क जो होता है उसके रेशे भी जंतु से प्राप्त होते हैं, इसलिए इसे जानता रेशा कहा जाता है। रेशम के कीट रेशम के फाइबर को बनाते हैं, और रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीटों को पालन करना रेशम कीट पालन या सेरीकल्चर कहलाता है। दोस्तों, विभिन्न प्रकार के रेशम की साड़ियाँ और कपड़े बनाए जाते हैं। आइए देखते हैं रेशम के कीट का जीवन चक्र कैसा होता है। दोस्तों, मादा रेशम कीट अंडे देती है, जिससे लार्वा निकलते हैं, जो कि कैटरपिलर, इल्ली या रेशम कीट कहलाते हैं। ये आकार में वृद्धि करते हैं, और जब कैटरपिलर अपने जीवन चक्र की अगली अवस्था में प्रवेश करने के लिए तैयार होता है, तो यह प्यूपा अथवा कोशित कहलाता है, जो अपने इर्द गिर्द एक जाल बुन लेता है। यह जाल उसे अपने स्थान में बने रहने में सहायता करता है। फिर यह अंग्रेजी संख्या के 8 के रूप में अपने सिर को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाता है, और सिर की इस गति के समय कैटरपिलर जो है पतले तार के रूप में प्रोटीन से बना एक पदार्थ स्रावित करता है, जो कठोर होकर सूखकर रेशम का रेशा बन जाता है। जल्दी ही कैटरपिलर स्वयं को पूरी तरह रेशम के रेशों से ढक लेता है और प्यूपा बन जाता है, और यह आवरण कोकून कहलाता है। कीट का इसके आगे का विकास कोकून के भीतर होता है, और रेशम के कीटों का उपयोग रेशम के वस्त्र बुनने के लिए किया जाता है। दोस्तों, रेशम का मृदु रेशा जो है स्टील के तार जितना मजबूत होता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नर रेशम के कीट और मादा रेशम कीट का दिखाया गया है। शहतूत की पत्ती पर ये अंडे देते हैं, रेशम कीट बनता है, और कोकून तथा कोकून में विकासशील कीट दर्शाया गया है। दोस्तों, रेशम का जो धागा होता है रेशम कीट के कोकून से प्राप्त रेशों से तैयार होता है। रेशम कीट अनेक किस्म के होते हैं, जो एक दूसरे से काफ़ी अलग दिखाई देते हैं, और उनसे प्राप्त होने वाला रेशम का धागा रुक्षता, चिकनाहट, चमक आदि में भिन्न भिन्न होता है। और रेशम की जो किस्में हैं, टसर रेशम, मूंगा रेशम, कोसा रेशम और अन्य प्रकार के रेशम कई कीटों द्वारा काटे गए कोकूनों से प्राप्त किए जाते हैं। सबसे सामान्य रेशम जो होता है वो शहतूत रेशम कीट है। इस कीट के कोकून से प्राप्त होने वाला रेशम फाइबर जो होता है वो मृदु, चमकदार और लचीला होता है, और इसे सुंदर रंगों से रंगा भी जा सकता है। रेशम कीट पालन अथवा रेशम कीट का संवर्धन भारत में बहुत ही प्राचीनतम व्यवसाय रहा है, और भारत व्यावसायिक स्तर पर बहुत अधिक रेशम का उत्पादन करता है। दोस्तों, रेशम का टुकड़ा जो होता है आप उसको आसानी से पहचान सकते हैं, और शहतूत रेशम, टसर रेशम, एरी रेशम और मूंगा रेशम आदि की पहचान आपको करनी है। दोस्तों, कृत्रिम या संश्लेषित रेशम और शुद्ध रेशम का एक एक धागा लीजिए। इन धागों को सावधानी से जलाइए। दोस्तों, उनके जलते समय गंध उत्पन्न होती है और उनमें अंतर होता है। इसके जलने की गंध कृत्रिम रेशम के जलने जैसी होती है अथवा शुद्ध रेशम जैसी। तो ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि जो कृत्रिम रेशम है और जो प्राकृतिक रेशम है, इन दोनों के संरचना में अंतर होता है। दोस्तों, यहाँ पर देखिए एक फोटो प्रतिलिपि से मादा रेशम कीट, उसके अंडे, उसके बाद यहाँ शहतूत की पत्ती खाते हैं, शहतूत की पत्तियों को खाते हुए लार्वा हैं और रेशम कृमि, और इसके बाद कोकून का निर्माण होता है। तो रेशम कीट पालन, कोकून से रेशम तक जो प्रक्रिया है उसको आइए समझते हैं। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीट का पालन किया जाता है, और उनके कोकून को एकत्र करके रेशम फाइबर प्राप्त किया जाता है। कोई मादा रेशम कीट एक बार में सैकड़ों अंडे देती है। अंडों को सावधानी से कपड़े की पट्टियों अथवा कागज पर संग्रहित करके रेशम कीट पालकों को भेजा जाता है। ये जो कीट पालक हैं, ये अंडों को स्वास्थ्यकर स्थितियों, उचित ताप और आर्द्रता के अनुकूल स्थितियों में रखते हैं, और अंडों को उपयुक्त ताप तक गर्म रखा जाता है, जिससे अंडों से लार्वा निकल आए। यह तब किया जाता है जब शहतूत के वृक्षों पर नई पत्तियां आती हैं। लार्वा जो कैटरपिलर अथवा रेशम कीट कहलाते हैं, दिन रात खाते रहते हैं और आमाप में काफ़ी बड़े हो जाते हैं। लार्वा को शहतूत की ताज़ी पत्तियों के साथ बांस की स्वच्छ ट्रे में रखा जाता है, और 25 से 30 दिनों के बाद जो है कैटरपिलर खाना बंद कर देते हैं और कोकून बनाने के लिए बांस के छोटे छोटे कच्छों में चले जाते हैं। इसके लिए ट्री में छोटी रैक या टहनियाँ रख दी जाती हैं, जिससे कोकून जुड़ जाते हैं। कैटरपिलर
अथवा रेशम कीट कोकून बनाते हैं जिनके भीतर प्यूपा विकसित होता है। आइए देखते हैं रेशम का संसाधन किस प्रकार से रेशम की प्रोसेसिंग होती है। दोस्तों, रेशम फाइबर प्राप्त करने के लिए कोकूनों की बड़ी ढेरी का उपयोग किया जाता है। वयस्क कीट में विकसित होने से पहले ही कोकूनों को धूप में रखा जाता है अथवा पानी में उबाल दिया जाता है या भाप में रखा जाता है। इस प्रक्रिया में रेशम के फाइबर अलग हो जाते हैं और रेशम के रूप में जो उपयोग के लिए कोकून से रेशे निकालने के पश्चात उसे धागे बनाने की प्रक्रिया रेशम की रीलिंग कहलाती है। रीलिंग विशेष मशीनों द्वारा की जाती है जो कोकून में से फाइबर या रेशों को निकालते हैं। फिर रेशम के फाइबरों की कताई की जाती है जिससे रेशम के धागे प्राप्त होते हैं और बुनकरों द्वारा रेशम के इन्हीं धागों से वस्त्र बुने जाते हैं। आइए देखते हैं एक महत्वपूर्ण ज्ञान, रेशम की खोज। सबसे पहले आइए देखते हैं रेशम की खोज का यथार्थ समय क्या है, इसके बारे में सटीक जानकारी नहीं है। एक प्राचीन चीनी किंवदंती के अनुसार सम्राट हुआंगटिन ने साम्राज्ञी सी लुंगची से अपने बगीचे में उगने वाले शहतूत के वृक्षों की पत्तियों के क्षतिग्रस्त होने का कारण पता लगाने के लिए कहा। साम्राज्ञी ने पाया कि सफ़ेद कृमि शहतूत की पत्तियों को खा रहे थे। उन्होंने यह भी देखा कि कृमि अपने इर्द गिर्द चमकदार कोकून बुन लेते थे। संयोग से एक कोकून उनके चाय के प्याले में गिर गया और कोकून में से नाजुक धागों का गुच्छा अलग हो गया। रेशम उद्योग चीन में आरंभ हुआ और सैकड़ों वर्षों तक इसे कड़ी पहरेदारी में गुप्त रखा गया। बाद में यात्रियों और व्यापारियों ने रेशम को अन्य देशों में प्रचलित किया और जिस मार्ग से उन्होंने यात्रा की थी उसे आज सिल्क रूट या रेशम मार्ग के नाम से जाना जाता है। तो एक तथ्य ये था कि रेशम की खोज सबसे पहले चीन में हुई थी और उसने इस जानकारी को गुप्त रखा था। बाद में व्यापारियों और साहूकारों से ये अन्य देशों में फैला और जिस मार्ग से चीन से ये यूरोपीय और एशियन देशों की यात्रा करते थे उसको सिल्क रूट कहा गया। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इसमें आपने जाना रेशों से वस्त्र कैसे बनते हैं और पिछले कक्षा में आपने पढ़ा था कि जो पौधों से प्राप्त फाइबर होते हैं वो, और इस कक्षा में आपने पढ़ा जंतु से प्राप्त फाइबर। इसमें आपने ऊन और रेशम के बारे में जानकारी ली। अब संक्षेप में आइए देखते हैं आपने इस अध्याय के अध्ययन से क्या सीखा। दोस्तों, रेशम कीटों से रेशम और भेड़ बकरी और याक से ऊन प्राप्त की जाती है। अतः ऊन और रेशम जो हैं ये जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेशे हैं। ऊंट, लामा, एल्पेका के बालों से भी ऊन प्राप्त करने के लिए उसको संसाधित किया जाता है। इसके अलावा भारत में अधिकतर भेड़ों से ऊन प्राप्त करने के लिए पाला जाता है। भेड़ के शरीर से बालों को उतारकर पहले अभिमार्जन और छटाई की जाती है और फिर सुखाने के बाद उन्हें काटकर उनसे ऊन प्राप्त की जाती है। अपने जीवन चक्र में रेशम कीट रेशम के रेशों की कताई करके कोकून बनाते हैं और रेशम फाइबर प्रोटीन से बने होते हैं। इसके अलावा कोकूनों से रेशम के रेशों को पृथक करके उनका संसाधन किया जाता है और फिर रेशम का धागा बनाया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को रीलिंग कहा जाता है। बुनकर रेशम के धागों से रेशम के वस्त्र बुनते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।